दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कंट्रीशन। दोस्तों कंट्रीशन का मतलब होता है पश्चाताप, पछतावा या फिर अपने किए पर जो है वो गहरा अफसोस होना, अपराध बोध जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे जो है वो मतलब कि कंट्रीशन कहा जा सकता है। हमारे पास ये नाउन है। कंट्रीशन का मतलब होता है कि अपनी किसी गलती, गलत काम या फिर किसी को हर्ट करने के बाद जो है वो दिल से गहरा पछतावा महसूस होना या फिर होना। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है वो मुझसे गलती हो गई ये कहना जो है वो काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अंदर से जेन्युइनली जब आप जो है वो मतलब कि पछतावा फील करते हो और अपने किए पर जो है वो शर्मिंदा होते हो, तो तब हम जो है वो कंट्रीशन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब किसी पर्सन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ईमानदारी से उसके लिए जो है वो मतलब कि सॉरी फील करता है या फिर माफ़ी मांगना चाहता है। कंट्रीशन में जो है वो रिग्रेट यूजुअली बहुत ही डीप होता है और सच्चा यानी कि जेन्युइन सिंसियर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है वो समझनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने गुस्से में अपने फ्रेंड की जो फेवरेट ड्राइंग है वो फाड़ दी है या फिर उसे जो है वो मतलब कि ख़राब कर दिया और बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जो है वो बहुत ही हर्टफुल काम किया है, तो उसे जेन्युइनली बुरा लगना और अपने बिहेवियर पर जो दिल से पछतावा होना होता है ना, यही कंट्रीशन है। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि बिना सोचे समझे अपने किसी फैमिली मेम्बर से जो है वो बहुत ही रूड बिहेवियर करता है या फिर रूड तरीके से बात करता है और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर उसकी वजह से जो है वो सामने वाले को हर्ट हुआ होगा, तो उसका जो है वो सिंसियर रिग्रेट कंट्रीशन कहलाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी कि अपनी गलती के बाद दिल से पछताना, किसी को हर्ट करने पर जेन्युइनली सॉरी फील करना, अपने बैड बिहेवियर पर शर्मिंदा होना या फिर गलती रियलाइज़ होने के बाद सिंसियरली रिग्रेट करना, ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये हमारे कंट्रीशन के ही एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि कंट्रीशन का जो मतलब है वो सिर्फ सॉरी बोलना नहीं होता है। अपॉलॉजी मांगना अलग चीज़ है। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, रिग्रेट का मतलब होता है किसी गलती या फिर डिसीजन के लिए अफसोस होना और कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है अपनी गलती या फिर रॉन्ग डूइंग के लिए डीप या फिर सिंसियर पछतावा फील करना। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रिशन में जेन्युइन इनर रिग्रेट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो आपके किसी फ्रेंड को हर्ट करने के बाद सिर्फ उसे सॉरी बोल दिया, ये होता है अपॉलॉजी। ठीक है, आपने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि काश मैंने जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ ना किए होते, मुझे सच में बुरा लग रहा है कि मैंने उसे हर्ट कर दिया, काश मुझसे ये ना होता, जब आप ऐसा फील करते हो, अंदर से पछतावा फील करते हो, तो वो होता है कॉन्ट्रिशन। डिफरेंस होता है अपॉलॉजी मांगने में, सॉरी मांगने में या फिर मतलब कि कॉन्ट्रिशन करने में। ठीक है, दोनों वर्ड्स आपको अच्छे से यानी कि क्लियर कर लेने हैं, डिफरेंसेस इनके बीच में। हमारे पास ये नाउन है। अब बात की जाती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिमॉर्स है, रेपेंटेंस है या फिर रिग्रेट है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिमॉर्स। दोस्तों इसका मतलब होता है कि अपनी गलती या फिर रॉन्ग एक्शन के लिए बहुत ही गहरा पछतावा या फिर गिल्ट फील करना। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रिशन और रिमॉर्स जो है वो दोनों डीप रिग्रेट को शो करते हैं, लेकिन रिमॉर्स में गिल्ट की जो फीलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकती है, जबकि कॉन्ट्रिशन में सिंसियर रिपेंटेंस या फिर जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से देखें तो एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम से पहले जो है वो मतलब कि एग्ज़ाम में जो है वो मतलब कि चीटिंग की और बाद में उसे जो है वो मतलब कि सच में रियलाइज़ हुआ कि उसने जो है वो बहुत ही गलत काम किया है, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग गिल्ट है या फिर जो रिग्रेट है ना, उसे हम रिमॉर्स कहेंगे। ठीक है, हमारा पहला वर्ड क्लियर होता है। दूसरा हमारा आता है रेपेंटेंस। दोस्तों रेपेंटेंस का मतलब होता है कि अपने गलत काम पर पछताना या फिर अपने बिहेवियर को बदलने की विलिंगनेस रखना, उसे हम क्या कहेंगे, रेपेंटेंस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि रेपेंटेंस में जो है वो रिग्रेट के साथ साथ चेंज करने का इंटेंशन भी हो सकता है कि भाई इसके बाद जो है वो अभी मुझे गलती नहीं करनी है और इसके बाद जो है वो खुद में मुझे सुधार करना है। रेपेंटेंस में आपको पछतावा तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ आप में जो है वो सुधार करने की भी इच्छा मतलब कि पैदा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है
जो कि बार बार अपनी जो सिस्टर है उसकी चीज़ें बिना परमिशन के यूज़ करता था, लेकिन गलती समझने के बाद जो है वो उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा जो है वो परमिशन लेगा, साथ ही साथ इस पर उसे पछतावा भी हुआ। तो ये रिपेंटेंस दिखाता है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने आप को सुधार रहे हो, साथ ही साथ अपनी गलती का आपको जो है वो पछतावा भी हो रहा है। आई होप आपको ये भी वर्ड अच्छे से क्लियर है। अगला हमारा आता है रिग्रेट। दोस्तों रिग्रेट का मतलब होता है कि किसी पास्ट एक्शन, किसी पास्ट डिसीजन या फिर सिचुएशन के लिए अफसोस करना, ठीक है। यानी कि रिग्रेट एक जनरल वर्ड है, छोटी या फिर बड़ी सिचुएशन में कैसे भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी मिस करने पर तुम्हें जो है वो अफसोस होता है, तो उसे हम रिग्रेट कहेंगे। कॉमन सा मतलब कि कॉमन सी सिचुएशन है, बहुत ही मतलब कि नॉर्मल से सिचुएशन में हम रिग्रेट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि इनडिफरेंस है, प्राइड है या फिर शेमलेसनेस है। दोस्तों इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी सिचुएशन या फिर किसी फीलिंग की परवाह ना करना, ठीक है। उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस, यानी कि कुछ भी हो रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका इनडिफरेंट होना। और इनडिफरेंस इसे ही कहते हैं किसी सिचुएशन या फिर किसी फीलिंग की परवाह ना करना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जो कि अपने किसी दोस्त को हर्ट कर देता है और बाद में वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ कुछ भी हो, तो वो कैसा है, उसका एटीट्यूड इनडिफरेंट है, इस तरीके से हम कहेंगे। प्राइड का मतलब होता है कि अपने एक्शंस को लेकर, अपनी मतलब की क्वालिटीज़ को लेकर, अचीवमेंट को लेकर स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन या फिर कॉन्फिडेंस फील करना, उसे हम जो है वो मतलब कि प्राइड कह सकते हैं। प्राइड एक तरीके से नेगेटिव वे में जो है वो घमंड के लिए यूज़ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हो, अहंकार आप में आ जाता है, तो उसके लिए हम जो है वो प्राइड यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी आर्ग्यूमेंट में गलती होने के बाद भी आपसे अगर आप ये कहते हो कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है, मुझे सिखाओ मत, तो ये होता है मतलब कि प्राइड। आप में जो है वो घमंड है, एक्सेसिव जो है वो आप अपनी क्वालिटीज़ को लेकर, एक्शंस को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्शन फील करते हो या फिर कॉन्फिडेंस फील करते हो गलत वे में। ये होता है किसी चीज़ का प्राइड होना, ठीक है। ये भी हमारा वर्ड क्लियर हो गया। शेमलेसनेस का तो मतलब बहुत ही सिंपल है, बेशर्मी होना एक तरीके से, यानी कि गलत या फिर एम्बैरेसिंग काम करने के बाद भी एक तरीके से मतलब कि शर्म ना फील होना या फिर किसी भी तरीके का रिग्रेट ना फील होना, उसे हम जो है वो शेमलेसनेस कह सकते हैं। तो ये सारे जो है वो हमारे एंटोनिम्स भी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही शोड जेन्युइन कॉन्ट्रिशन आफ्टर हर्टिंग हिज फ्रेंड। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि अपने फ्रेंड को हर्ट करने के बाद उसे दिल से पछतावा हुआ। यहाँ पर जेन्युइन कॉन्ट्रिशन का मतलब सिर्फ मतलब कि नॉर्मल सा कोई सॉरी बोलना नहीं है, बल्कि अपनी गलती को रियलाइज करके ऑनेस्टली रिग्रेट यानी कि पछतावा फील करने से यहाँ पर कॉन्ट्रिशन का मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैरी। दोस्तों पैरी का मतलब होता है वार को रोकना या फिर हमला टालना, बचाव करना, किसी हमले या फिर आलोचना को चतुराई से रोकना, उससे बचना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरी हम उसे कह सकते हैं। ये हमारे पास वर्ब है। यानी कि पैरी का मतलब होता है कि किसी अटैक, किसी ब्लो, किसी क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्शन को डायरेक्टली फेस करने के बजाय उसे जो है वो स्किलफुली यानी कि बहुत ही चतुराई से ब्लॉक कर देना या फिर डिफ्लेक्ट कर देना, ठीक है। ये वर्ड ओरिजिनली जो है वो फाइटिंग या फिर जो फेंसिंग होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था, जहां पर कोई पर्सन सामने वाले का जो अटैक है उसको अपने हथियार से यानी कि वेपन से या फिर अपने मूवमेंट से जो है वो रोक देता है। लेकिन इसका फिगरेटिव सेंस में भी यूज होता है कि जब कोई पर्सन किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन की क्रिटिसिज्म या फिर जो आरोप होते हैं, एक्यूजेशन हम पर लगाए जाते हैं, उनको अगर कोई पर्सन स्मार्टली अवॉइड कर पाता है, डिफ्लेक्ट कर पाता है, अपने आप को बचा पाता है उनसे, तो उसके लिए भी हम जो है वो पैरी का आजकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल मीनिंग इसका यही था कि पहले के यानी कि पहले जो है वो इसका फाइटिंग और फेंसिंग के सेंस में हम यूज करते थे। दोस्तों मान लीजिए कि अगर दो बच्चे जो है वो फ्रेंडली स्वॉर्ड गेम खेल रहे हैं और एक बच्चा जो है वो दूसरे पर स्टिक से जो है वो अटैक करता है, लेकिन दूसरा बच्चा अपनी स्टिक से उस अटैक को साइड में हटा देता है, तो उसने अटैक को क्या किया है, पैरी किया है। बहुत ही सिंपल यानी कि डेली सिचुएशन वाला ये हमारा एग्जाम्पल था जिसे आप याद रख पाओगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल आता है कि वैसे अगर कोई फ्रेंड तुमसे पूछता है कि तुमने मेरा मैसेज देखा था फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया, और तुम जो है वो डायरेक्ट आंसर देने के बजाय बात को ऐसे दूसरे टॉपिक की तरफ ले जाते हो, तो तुम क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, पैरी कर रहे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है पैरी करना, यानी कि किसी फिजिकल अटैक को ब्लॉक करना, किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्मार्टली जो है वो मतलब कि डिफ्लेक्ट कर लेना यानी कि एक तरीके से उसे जो है वो मतलब कि बदल देना या फिर किसी दूसरी तरफ ले जाना, किसी दूसरे क्वेश्चन पर मतलब कि बात ही बदल देना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ये होता है डिफ्लेक्ट करना, किसी क्रिटिसिज्म का डायरेक्ट आंसर देने के बजाय उसे जो है वो साइड में कर देना। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो पैरी के ही एग्जाम्पल है।
लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि पैरी का मतलब सिर्फ अवॉइड करना नहीं होता है। अवॉइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना या फिर उसका सामना ना करना। लेकिन पैरी का मतलब होता है कि किसी अटैक, किसी क्रिटिसिज्म या फिर क्वेश्चन को एक्टिवली ब्लॉक करना या फिर डिफ्लेक्ट करना, ठीक है, उसे मोड़ देना एक तरीके से। यानी कि पैरी में मतलब कि सामने से आई चीज़ को स्किलफुली साइड में पुश अवे करने का आइडिया होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि अवॉइड करने में और पैरी करने में डिफरेंस क्या है। अगर तुम जो है वो मतलब कि तुम पर कोई बॉल जो है वो थ्रो करता है और तुम साइड होकर जो है वो उसे मिस कर देते हो, तो तुमने ये चीज़ जो है वो अवॉइड की है, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो है वो अपने हाथ या फिर बैट से बॉल को साइड में हिट करके उसकी डायरेक्शन ही बदल देते हो, तो तुमने पैरी किया है। डिफरेंस होता है अवॉइड करने में और मतलब कि पैरी करने में, ठीक है। अवॉइड आप कैसे कर देते हो, बिना छुए बिना देखे ऐसे ही कर देते हो, ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। लेकिन पैरी क्या करते हो आप, जो है वो मतलब कि उसे साइड अपने हाथों से हटा देते हो या फिर अपने जवाबों से किसी भी तरीके से उसे जो है वो साइड कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन बदल देते हो। डिफरेंस आपको समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। हमारे पास ये वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिफ्लेक्ट है, ब्लॉक है या फिर वॉर्ड ऑफ है। दोस्तों डिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की डायरेक्शन यानी कि जो दिशा है उसको चेंज कर देना या फिर उसे जो है वो दूसरी तरफ भेज देना या फिर दूसरी तरफ हटा देना, उसे हम जो है वो मतलब कि डिफ्लेक्ट कहते हैं। यानी कि डिफ्लेक्ट करने के सेंस में जो है वो ये वर्ड कैसे यूज़ होगा कि जब डिफ्लेक्ट का मेन फोकस किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज करने पर होता है ना, तब हम उसे डिफ्लेक्ट कहते हैं। मान लीजिए कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने जो है वो अपनी तरफ आती हुई बॉल को बैट से टच करके उसकी डायरेक्शन जो है वो साइड में चेंज कर दी। उसने जो है वो बॉल को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया, उसकी दिशा बदल दी। ये होता है किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट करना। ब्लॉक का क्या मतलब होता है? ब्लॉक का मतलब होता है कि किसी अटैक को, किसी मूवमेंट को या फिर पाथ को या फिर एक्शन को रोक देना एक तरीके से, उसे हम चाहे वो ब्लॉक करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बास्केटबॉल में डिफेंडर ने अपोनेंट के शॉट को अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया यानी कि वहीं पर रोक दिया, ये होता है ब्लॉक करना। वॉर्ड ऑफ क्या होता है? वॉर्ड ऑफ दोस्तों हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी अनवांटेड अटैक, डेंजर या फिर प्रॉब्लम को दूर रखना या फिर उससे जो है वो प्रिवेंट करना, उसे हम क्या कहेंगे, वॉर्ड ऑफ करना हम उसे कहेंगे। यानी कि वॉर्ड ऑफ का जो यूज़ है वो किसी डेंजर के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, अटैक के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूर रखने के सेंस में हम जो है वो उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा जो है वो बार बार मॉस्किटो रेपेलेंट लगाता है ताकि जो मच्छर है वो वार्ड ऑफ हो सके। वार्ड ऑफ हो सके यानी कि उससे दूर रह सके, वो उससे बच सके। बहुत ही सिंपल था वार्ड ऑफ का मतलब। अब दोस्तों हमारे जो सारे मतलब कि सॉरी, एक और हमारा यानी कि सिनोनिम था, तो ये हमारा मतलब कि सारे सिनोनिम्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि कन्फ्रंट है, फेस है या फिर एक्सेप्ट है। दोस्तों कन्फ्रंट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम, किसी पर्सन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन का डायरेक्टली सामना करना, यानी कि एक तरीके से सामना करना, विरोध करना, उसे हम चाहे वो कन्फ्रंट करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दो फ्रेंड्स थे, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो एक फ्रेंड ने फाइनली उसके बारे में डायरेक्टली बात करके इशू को कन्फ्रंट किया, सामना किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से हम कब तक जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहेंगे। ये होता है किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना। फेस करने का भी यही मतलब होता है कि किसी चीज़ का डायरेक्टली जो है वो मतलब कि उसको चैलेंज करना या फिर डायरेक्टली उसका सामना करना, उसे हम फेस करना कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की, उसे हम फेस करना कहेंगे, यानी कि सामना किया, इस तरीके से हम कहेंगे। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी फैक्ट को, किसी क्रिटिसिज्म को, किसी सिचुएशन को या फिर किसी जिम्मेदारी को मान लेना, ठीक है, स्वीकार करना, उसे जो है वो एक्सेप्ट करना कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब टीचर ने बताया कि प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक हुई है, तो स्टूडेंट ने जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि मैम मैंने तो सही किया था, मुझसे कैसे गलती हो सकती है। नहीं, उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हो सकती है, भाई मुझसे गलती हुई होगी। ये होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी पैरिड द डिफिकल्ट क्वेश्चन विद अ क्लेवर रिप्लाई, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसे जो है वो मतलब कि उसने डायरेक्ट आंसर देने के बजाय क्लेवर रिप्लाई देकर क्वेश्चन को स्मार्टली क्या कर दिया, उसकी दिशा ही बदल दी, यानी कि मुद्दे को ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर पैरिड का मतलब सिर्फ फिजिकल अटैक से बचना नहीं है, बल्कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से मतलब कि क्लेवरली एक तरीके से साइड हटना, उसे हैंडल करना, इस सेंस में हमने जो है वो डिफ्लेक्ट का ये पैरी का यूज़ किया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि पैरी यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैंसिड। दोस्तों रैंसिड का मतलब होता है जो चीज़ बासी होती है, सड़ी हुई होती है,
खराब गंध वाली होती है या फिर दुर्गंध युक्त होती है जिसमें से गंदी स्मेल आती है, तो उसे हम जो है वो रैंसिड कह सकते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज़ सड़ जाती है ना, उसके बाद उसमें से जो स्मेल आती है, उसके लिए हम जो है वो रैंसिड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रैंसिड का मतलब होता है कि किसी फूड का, स्पेशली ऑयली या फिर फैटी फूड का, उसका जो है वो पुराना होकर खराब हो जाना और उसमें से जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल या फिर टेस्ट आ जाना, उसे कहा जाता है रैंसिड। ये जो वर्ड है वो मोस्टली बटर के लिए, ऑयल के लिए, नट्स के लिए, चीज़, मीट या फिर जो दूसरे फैटी फूड्स होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जब ऐसा कोई फूड बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और उसकी जो स्मेल और जो टेस्ट है वो अजीब या फिर अनप्लेजेंट हो जाता है, तो तब हम जो है वो उसके लिए रैंसिड कह सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किचन में जो है वो कुकिंग ऑयल की बॉटल बहुत ही महीनों तक जो है वो प्रॉपरली स्टोर नहीं की गई है और एक दिन जो है वो उसे खोलने पर बहुत ही उसमें से अजीब स्मेल आती है, अनप्लेजेंट स्मेल से आती है, तो वो ऑयल कैसा हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। वैसे अगर मान लीजिए कि नट्स का पैकेट बहुत ही पुराना हो गया है और वो उस नट्स का जो टेस्ट है वो भी फ्रेश नहीं रहा, तो बिल्कुल अनप्लेजेंट सी स्मेल आपको आती है, तो वो नट्स कैसे हो चुके हैं, रैंसिड हो चुके हैं। यानी कि पुराना ऑयल जिसमें से गंदी स्मेल आ रही हो, बहुत ही पुराना बटर जिसमें मतलब कि अनप्लेजेंट स्मेल आ रही हो, पुराने नट्स का टेस्ट अजीब हो जाना, फैटी फूड का जो है वो स्पॉइल होकर बैड स्मेल देना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? ये सारे एग्जाम्पल रैंसिड होने के ही एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि स्पॉइल्ड है या फिर स्टेल है या फिर प्यूट्रिड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्पॉइल्ड। दोस्तों, स्पॉइल्ड का मतलब होता है किसी फूड का खराब हो जाना या फिर अनसेफ हो जाना, जिसे हम खा नहीं सकते, उसे हम चाहे वो मतलब कि स्पॉइल्ड कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फ्रिज में रखा हुआ लेफ्ट ओवर फूड, यानी कि जो भी बचा हुआ खाना है, वो कई दिन के बाद जो है वो स्पॉइल्ड हो गया, यानी कि इसलिए जो है वो खाना ठीक नहीं था, उसे स्पॉइल्ड हो गया यानी कि खराब हो गया। ठीक है, उसमें से जो है वो मतलब कि गंदी सी स्मेल आने लगी थी, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। स्टेल का क्या मतलब होता है? स्टेल का मतलब होता है कि फूड का जो है वो फ्रेश ना रहना, स्पेशली किसी ब्रेड का, बिस्किट का या फिर स्नैक्स का पुराना और लेस फ्रेश हो जाना, उसे हम जो है वो मतलब कि स्टेल कहते हैं। यानी कि स्टेल का फोकस फ्रेशनेस खत्म होने पर ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जबकि रैंसिड में यूजुअली जो फैटी फूड होते हैं ना, उनकी अनप्लेजेंट स्मेल आती है या फिर उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कल के जो बिस्किट्स है, उनका जो पैकेट था वो खुला रह गया, इसलिए बिस्किट्स कैसे हो गए, स्टेल हो गए, पुराने हो गए, एक तरीके से फ्रेश नहीं रहे। फ्रेश होने के सेंस में हम जो है वो मतलब कि स्टेल का यूज़ करते हैं। प्यूट्रिड का क्या मतलब होता है? प्यूट्रिड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा रॉटन हो जाना, सड़ा हुआ हो जाना, एक्सट्रीमली उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आना, उससे हम क्या कहेंगे, प्यूट्रिड हम उसे कहेंगे। जैसे कि आपने फल देखे होंगे, फल सड़ जाते हैं या फिर जो कचरा होता है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। यानी कि प्यूट्रिड किसी चीज़ की बहुत ही बुरी तरीके से मतलब कि सड़ जाने पर और उसमें से जब स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल आती है, उसके लिए हम जो है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डस्टबिन में जो है वो कई दिन से पड़ा फूड वेस्ट जो है वो प्यूट्रिड स्मेल देने लगा, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल देने लगा, इस तरीके से यूज़ होता है प्यूट्रिड का। अब दोस्तों, हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि फ्रेश है, होलसम है या फिर एडिबल है। फ्रेश का क्या मतलब होता है? जो चीज़ नई है, अच्छी कंडीशन में है, प्लेजेंट टेस्ट या फिर स्मेल देती है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेश कहेंगे, जो ताज़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो मार्केट से फ्रेश कोई नट्स का पैकेट लाया है या फिर कोई बिस्किट लाए हैं, वो होते हैं फ्रेश। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा है, इस तरीके से सब्ज़ी आपने लाई है वो भी ताज़ा है। होलसम का क्या मतलब होता है? होलसम का मतलब होता है जो चीज़ हेल्दी है, गुड क्वालिटी की है, बेनिफिशियल फूड है या फिर चीज़ है, उसे हम क्या कहेंगे, होलसम कह सकते हैं। आपके घर का जो बना खाना होता है वो कैसा होता है, होलसम होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, गुड क्वालिटी का होता है, ताज़ा बना होता है, आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, तो उसे हम जो है वो होलसम कह सकते हैं। एडिबल का क्या मतलब होता है? दोस्तों, एडिबल का मतलब होता है जो खाने के लिए सूटेबल या फिर सेफ हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, एडिबल हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रूट्स को जो है वो चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि वो अभी भी फ्रेश है और एडिबल है, खाने के लायक है। एडिबल वो चीज़ें होती है जिसे आप जो है वो तुरंत खा सकते हो, जो खाने की स्थिति में होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एडिबल हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द ओल्ड बटर हैड अ रैंसिड स्मेल। इस सेंटेंस का मतलब है कि पुराने बटर से अनप्लेजेंट और बैड स्मेल आ रही थी। यहाँ पर रैंसिड का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि बटर एक फैटी फूड है और पुराना होने के बाद उसमें से जो है वो बहुत ही गंदी स्मेल डेवलप हो गई। इस तरीके से हमने जो है वो रैंसिड का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि रैंसिड यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों हमारा अगला वर्ड यहाँ पर हमें दिया जाता है जो कि है सिन्युअस। दोस्तों सिन्युअस का मतलब होता है किसी चीज़ का घुमावदार होना, बल खाता हुआ होना, टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर लहरदार होना। ठीक है, हमारे पास ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि सिन्युअस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का स्मूथली कर्व होना, वाइंडिंग होना, ट्विस्टिंग शेप में होना, यानी जो सीधी लाइन में ना हो बल्कि धीरे धीरे कर्व या फिर टर्न्स लेती हो ना कोई भी चीज़, उसे हम जो है वो सिन्युअस कह सकते हैं। ये वर्ड जो है वो ज़्यादातर रोड्स के लिए यूज़ हो सकता है, यानी कि जब रोड जो है वो मतलब कि घुमावदार होती है। नदियों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नदियाँ भी जो है वो मतलब कि घुमावदार हो सकती है। पाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मोक के लिए यूज़ कर सकते हैं, मूवमेंट या फिर जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम सिन्युअस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो यूजुअली एक स्मूथ और ग्रेसफुल टाइप का कर्व या फिर मूवमेंट आपको दिखाई देगा या फिर होता है बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पहाड़ी रोड जो है वो सीधी जाने के बजाय एक टर्न के बाद दूसरा टर्न लेती है और माउंटेन्स के बीच में से गुजरती है, तो हम उस रोड को क्या कहेंगे? सिन्युअस हम उसे कह सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई रिवर है जो कि ज़मीन पर सीधी लाइन में फ्लो नहीं करती है बल्कि स्मूथली जो है वो लेफ्ट राइट टर्न्स लेती रहती है, उस तरीके से वो आगे बढ़ती है, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? सिन्युअस कहलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहाड़ों के बीच की वाइंडिंग रोड, लेफ्ट राइट कर्व्स लेती हुई रिवर, स्मूथली ट्विस्टिंग स्मोक या फिर किसी चीज़ का ग्रेसफुल कर्व मूवमेंट में होना, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? यानी कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सिन्युअस होने का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सिन्युअस का मतलब जो है वो सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। इस वर्ड में अक्सर स्मूथ फ्लोइंग और ग्रेसफुल कर्व्स का आइडिया होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि एक रोड है जिसमें बहुत ही शार्प और रैंडम टर्न्स हैं, तो इसे सिंपली हम जो है वो वाइंडिंग या फिर ट्विस्टी कह सकते हैं। लेकिन एक ब्यूटीफुल माउंटेन रोड जो स्मूथली कर्व्स लेती है, वैली से गुजरती है, ये जो है वो सिन्युअस रोड हो सकती है। यानी कि जहाँ पर बहुत ही स्मूथ टर्न्स होते हैं ना, एकदम शार्प टर्न नहीं होता, उसे कहा जाता है सिन्युअस। हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वाइंडिंग है, मेंडरिंग है या फिर कर्विंग है। ठीक है, वाइंडिंग का क्या मतलब होता है? बार बार कर्व्स और टर्न्स लेती हुई डायरेक्शन में आगे बढ़ना, उसे कहा जाता है वाइंडिंग होना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि गांव तक पहुंचने वाली जो वाइंडिंग रोड है वो हिल्स के अराउंड बार बार टर्न लेती है। वाइंडिंग रोड यानी कि मतलब कि एक तरीके से डायरेक्शन में आगे बढ़ना, टर्न्स लेती हुई डायरेक्शन में आगे बढ़ना, उसे हम कहते हैं वाइंडिंग। मिएंडरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बिना स्ट्रेट डायरेक्शन के स्लोली ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए आगे बढ़ना, यानी कि बहुत ही स्लो या फिर मतलब कि बहुत ही स्मूथ टर्न्स जिसमें होते हैं ना, उसे हम जो है वो मिएंडरिंग कहेंगे। कर्विंग का मतलब होता है कि सीधा ना होकर कर्व या फिर बेंड होना, बहुत ही सिंपल वर्ड है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई गार्डन में जो है वो एक कर्विंग पाथवे ट्रीज के बीच से गुजरता है, इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का कर्विंग होना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं हमारे सारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि स्ट्रेट है, डायरेक्ट है या फिर लीनियर है। स्ट्रेट का मतलब होता है जो कर्व या फिर बेंड नहीं है, बिल्कुल सीधा है, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसमें अननेसेसरी टर्न्स नहीं है, चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सीधे मतलब कि डेस्टिनेशन की तरफ जो चीज़ जाती है उसे हम डायरेक्ट कहेंगे। कोई रोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लीनियर का भी यही मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन या फिर सिंपल सिक्वेंशियल डायरेक्शन में मतलब कि अरेंज होना, बिल्कुल मतलब कि इधर उधर ना जाना, उसे हम कहते हैं लीनियर। तो ये सारे हमारे जो है वो बेसिक वर्ड्स थे जो कि हमने एंटोनिम्स में पढ़े। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग था इन सभी का। अब हमारे जो सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, अ सिन्युअस रोड लेड अस थ्रू द ग्रीन हिल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक घुमावदार और स्मूथली टर्निंग रोड ने हमें क्या किया? हरी पहाड़ियों के बीच से लेकर गई। ठीक है, तो यहाँ पर सिन्युअस रोड का मतलब है ऐसी रोड जो कि मतलब कि सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल मतलब कि हिल्स के बीच में से स्मूथली उसने कर्व्स लिए हैं या फिर उसमें जो है वो टर्न्स है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे सिन्युअस का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टैसिटर्न। दोस्तों टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला या फिर चुप रहने वाला, अल्पभाषी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो पर्सन बहुत ही कम बोलता है उसे टैसिटर्न कहा जा सकता है। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। टैसिटर्न का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि नेचुरली बहुत ही कम बोलता है और अपने थॉट्स या फिर अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करता। ऐसा पर्सन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूड है, एंग्री है या फिर घमंडी है, अनफ्रेंडली है, नहीं, वो सिंपली क्वाइट नेचर का हो सकता है और मतलब कि बिना ज़रूरत के जो है वो बातें करना पसंद नहीं करता, ये उसका जो है वो नेचर होता है।
करता है। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी पर्सन को टैसिटर्न कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो किसी पर्सन के शांत रहने और रिजर्व नेचर को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, लेकिन ब्रेक के टाइम जो है वो बाकी स्टूडेंट की तरह जो है वो कंटिन्यूअसली बातें नहीं करता, मोस्टली जो है वो शांत रहना ही प्रेफर करता है और अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो उसका नेचर कैसा है? टैसिटर्न उसका नेचर है, ठीक है। वैसे अगर फैमिली गैदरिंग में कोई पर्सन सबके साथ जो है वो पोलाइटली रहता है, लेकिन खुद से कॉन्वर्जेशन जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं करता है किसी से भी, मोस्टली जो है वो शॉर्ट आंसर्स देता है, बातें करना जो है वो टालता है, इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि बातें नहीं करता, तो उसे जो है वो टैसिटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। इस तरीके से यूज़ होता है टैसिटर्न का। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैसिटर्न का जो मतलब है वो सिर्फ रूड या फिर एरोगेंट होना नहीं होता। टैसिटर्न पर्सन बस कम बोलने वाला होता है, वो पोलाइट और काइंड भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है वो तुमसे बात करते वक्त सिर्फ शॉर्ट आंसर्स देता है, क्योंकि वो नेचुरली क्वाइट है, शांत है, ज़्यादा जो है वो बातें नहीं करता, तो वो टैसिटर्न हो सकता है। लेकिन कोई पर्सन जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है, या फिर वो तुमसे नाराज़ रहता है, या फिर अगर तुम बात भी करते हो तो अकड़ कर बात करता है, तो वो रूड हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है। रूड होने में, एरोगेंट होने में, टैसिटर्न होने में बहुत डिफरेंस है। आपको चीज़ें क्लियर करके चलनी है। यानी कि कोई पर्सन टैसिटर्न इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसमें घमंड है, या फिर मतलब कि वो बहुत ही रूड है, या फिर किसी से बातें नहीं करना चाहता, उसका नेचर वैसा है, वो शांत रहना चाहता है, इसलिए हम जो है वो उसे टैसिटर्न कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। एग्जेक्टिव है हमारे पास ये, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि रिजर्व है, रेटिसेंट है, या फिर अनकम्युनिकेटिव है। दोस्तों, रिजर्व का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपने विचारों को या फिर अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस ना करना और सोशली थोड़ा क्वाइट रहना, शांत रहना, उससे हम कहते हैं रिजर्व रहना, ठीक है। यानी कि अपने आप तक ही सीमित रहना, उसे कहा जाएगा रिजर्व। जैसे कि मान लीजिए कि रिया नाम की जो लड़की है वो क्लास में बहुत ही फ्रेंडली थी, लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से कभी शेयर नहीं करती थी, क्योंकि वो काफ़ी रिजर्व थी, यानी कि अपने आप तक ही सीमित रहती थी। ये होता है किसी का रिजर्व होना। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेटिसेंट। दोस्तों, रेटिसेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सिचुएशन में अपने थॉट या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेंट होना, यानी कि एक तरीके से हिचकिचाना, कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, उसे हम क्या कहेंगे? रेटिसेंट हम उसे जो है वो कह सकते हैं। दोस्तों, रेटिसेंट जो है वो ऑफन किसी स्पेसिफिक मैटर पर बात करने में अनविलिंग या फिर हेजिटेंट होने को भी शो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब जो है वो मतलब कि फ्रेंड्स ने उसके सरप्राइज प्लान के बारे में पूछा, तो वो उस प्लान की डिटेल्स बताने में रेटिसेंट था, यानी कि थोड़ा सा हेजिटेंट था, इस तरीके से हिचकिचा रहा था। ये होता है किसी का रेटिसेंट होना। और तीसरा हमारा आता है अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव का मतलब होता है अपने थॉट्स या फिर इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करना या फिर ना बताना, उसे हम कहते हैं अनकम्युनिकेटिव होना। जैसे कि मान लीजिए कि गेम के रूल्स को लेकर वो इतना ज़्यादा अनकम्युनिकेटिव था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये होता है अनकम्युनिकेटिव होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि टॉकेटिव है, चैटी है, या फिर लोक्वेशियस है। दोस्तों, टॉकेटिव का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा बातें करना पसंद करता है, उसे हम जो है वो टॉकेटिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी है, उसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। चैटी का भी यही मतलब होता है। चैटी का भी ये मतलब होता है कि फ्रेंडली और कैजुअली बहुत ही बातें करने वाला, ठीक है, उसे हम चैटी कहेंगे। लोक्वेशियस का भी यही मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ करता है, स्पेशली जब पर्सन कंटिन्यूसली और एक्सटेंसिवली बातें करता हो। मान लीजिए कि आपको जो है वो आपको कोई बात बतानी है अपने फ्रेंड को, और आप उसे जो है वो स्टोरी बनाकर आधे घंटे की बना देते हो। आप कैसे हो? लोक्वेशियस हो, कि आपको जो है वो बातें बढ़ाना पसंद है, बातें करना ज़्यादा पसंद है। ये होता है किसी का लोक्वेशियस होना। आई होप आपको सारे एंटोनिम्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की यहाँ पर। तो हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, माई टैसिटर्न कजिन रेयरली जॉइन्स लॉन्ग कॉन्वर्जेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरा जो कजिन है वो नेचुरली बहुत ही कम बोलता है, इसलिए वो जो लंबे कॉन्वर्जेशंस होते हैं उसमें रेयरली, यानी कि बहुत ही मुश्किल से कभी कभी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ पर टैसिटर्न का मतलब रूड होना या फिर अनफ्रेंडली होना नहीं है। इसका मतलब सिंपली क्वाइट होना या फिर लेस टॉकेटिव होना है, यानी कि उसे बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर मतलब कि टैसिटर्न इस वर्ड का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ससेप्टिबल।
दोस्तों ससेप्टेबल ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि आसानी से प्रभावित होने वाला या फिर किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील या फिर जल्दी प्रभावित या फिर नुकसान का शिकार होने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, ससेप्टेबल हम उसे कह सकते हैं। यानी कि ससेप्टेबल का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर थिंग का किसी पर्टिकुलर चीज़ से ईजिली अफेक्टेड हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना या फिर हार्म हो जाना, ठीक है। यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस कम होना, उसे हम क्या कहेंगे, ससेप्टेबल हम उसे कह सकते हैं। ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये अलग अलग सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। जैसे किसी पर्सन का किसी इलनेस से इजीली अफेक्टेड होना, यानी कि अगर किसी बीमारी का किसी पर्सन पर मतलब कि असर पड़ रहा है तो वो इजीली ससेप्टेबल है। किसी बच्चे का दूसरे के ओपिनियन से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, प्रभाव में आ जाना, उसे भी हम जो है वो ससेप्टेबल कह सकते हैं। या फिर किसी मटेरियल का हीट, वाटर या फिर डैमेज के इफेक्ट को इजीली रिसीव कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि जो लोहा होता है, अगर वो जो है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो कैसा है, ससेप्टेबल है, यानी कि कॉन्टैक्ट में आने से जो है वो इजीली इन्फ्लुएंस हो गया, इस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि अगर बारिश में कोई नोटबुक जो है वो बिना कवर के रह जाती है और उसके जो पेजेस है वो बहुत ही इजीली डैमेज हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई नोटबुक जो है वो वाटर डैमेज के लिए ससेप्टेबल थी, यानी कि आसानी से प्रभावित हो गई, इस तरीके से। वैसे अगर कोई छोटा बच्चा अपने फ्रेंड्स की बातों से बिल्कुल बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और बिना सोचे समझे उनकी हैबिट्स कॉपी करने लगता है, तो वो पीयर इन्फ्लुएंस के लिए ससेप्टेबल हो सकता है। इस तरीके से यूज होता है ससेप्टेबल का, ठीक है। यानी कि किसी बीमारी से जल्दी जो है वो प्रभावित हो जाना, दूसरों के ओपिनियन से जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाना, हीट से इजीली जो है वो डैमेज हो जाना, वाटर से इजीली खराब हो जाना किसी चीज़ का। इन सारे ही मतलब कि एग्जाम्पल के लिए हम जो है वो ससेप्टेबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये क्लियर करनी है कि अगर कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ से प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंसिटिव है। यानी कि ससेप्टेबल का मतलब जो है वो सिर्फ सेंसिटिव होना नहीं होता है। सेंसिटिव का मतलब किसी चीज़ को स्ट्रांगली नोटिस या फिर फील करना हो सकता है, जबकि ससेप्टेबल का मतलब स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, हार्म या फिर कंडीशन से इजीली अफेक्टेड होना होता है, ठीक है। डिफरेंस आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को जो है वो क्रिटिसिज्म की बात इमोशनली स्ट्रांग फील होती है, तो वो सेंसिटिव हो सकता है, इमोशनली सेंसिटिव है, इस तरीके से हम कहेंगे कि उसे जो है वो जल्दी से फील हो गई। कोई पर्सन दूसरे के क्रिटिसिज्म की वजह से इजीली अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, ये होता है ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस होना, कि किसी चीज़ का आप पर जो है वो प्रभाव पड़ा है, उसके वजह से आप भी जो है वो चेंज होने लगे हो। ससेप्टेबल होने में, सेंसिटिव होने में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है। एग्जेक्टिव है हमारे पास, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वल्नरेबल है, सेंसिटिव है या फिर प्रोन है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वल्नरेबल। दोस्तों वल्नरेबल का मतलब होता है कि किसी हार्म, किसी डेंजर या फिर नेगेटिव इफेक्ट के लिए इजीली एक्सपोज या फिर एट रिस्क होना, उसे हम जो है वो वल्नरेबल कह सकते हैं। जैसे कि बारिश में बिना अम्ब्रेला के जो है वो खड़े रहने पर वो भीगने के लिए कैसा था, वल्नरेबल था। यानी कि वल्नरेबल में जनरली हार्म या फिर डेंजर के सामने वीकनेस का आइडिया होता है, यानी कि वो आसानी से भीग सकता था क्योंकि उसके पास जो है वो छतरी थी नहीं। ये होता है किसी का वल्नरेबल होना। सेंसिटिव का तो मतलब हमने पढ़ा कि जो मतलब कि पर्टिकुलर चीज़ के इफेक्ट को इजीली फील करे या फिर उससे रिएक्ट करे, तो उसे हम सेंसिटिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग जो है वो लाउड साउंड्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और लाउड म्यूजिक से जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, यानी कि वो उससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। ये होता है सेंसिटिव होना। अगला हमारा आता है प्रोन। दोस्तों प्रोन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कंडीशन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होना, उसे हम जो है वो प्रोन कह सकते हैं। यानी कि प्रोन का जो यूज़ है वो अक्सर किसी प्रॉब्लम को रिपीटेडली या फिर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करने की टेंडेंसी बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि जो स्टूडेंट रात को जो है वो लेट जागता है वो मॉर्निंग में स्लीपी होने के लिए प्रोन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली मतलब की बात है कि भाई जो रात में लेट सोएगा वो सुबह भी तो मतलब कि लेट ही उठेगा, तो कंडीशन के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा जिस चीज़ में होती है उसे हम जो है वो प्रोन कहेंगे, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि रेजिस्टेंट है, इम्यून है या फिर अनअफेक्टेड है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी असर, किसी इन्फ्लुएंस, डैमेज या फिर चेंज को इजीली एक्सेप्ट ना करना, ठीक है। यानी कि जब आप जो है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वाटर रेजिस्टेंट बैग है जो कि बारिश में जो है वो मतलब कि पानी को इजीली अंदर नहीं जाने देती, उसकी वजह से आपकी बुक्स कभी खराब नहीं होगी, आपकी बुक जो है वो पानी के लिए ससेप्टेबल नहीं है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इम्यून का क्या मतलब होता है, इम्यून का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी, किसी इफेक्ट या फिर इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड ना होना या फिर उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेक्टेड होना, उसे हम जो है वो इम्यून कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि कुछ प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट नेचुरली इम्यून होते हैं, यानी कि वो जो बीमारी है वो उन्हें छू नहीं सकती या फिर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये होता है इम्यून होना, यानी कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होना या फिर तैयारी में होना। अनअफेक्टेड का क्या मतलब होता है? अनअफेक्टेड का मतलब होता है कि किसी इवेंट, किसी सिचुएशन या फिर इन्फ्लुएंस से बिल्कुल इम्पैक्ट ना होना, बिल्कुल उसका असर ना पड़ना, उसे कहते हैं अनअफेक्टेड होना, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि सब लोग जो है वो अचानक आई मतलब कि नॉइज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन वो हेडफ़ोन्स की वजह से कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहा। अब क्योंकि उसके मतलब कि कान में हेडफ़ोन्स लगे थे, तो उसे सुनाई ही नहीं दिया, तो वो नहीं डरा। ये होता है अनअफेक्टेड होना, यानी कि जिसका आप पर असर ना पड़े, ठीक है? इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, चिल्ड्रन आर ऑफन ससेप्टिबल टू द ओपिनियंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी अपने दोस्तों के ओपिनियन से जल्दी यानी कि प्रभाव में आ जाते हैं, जल्दी जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यहाँ पर ससेप्टिबल टू का मतलब है कि उन पर फ्रेंड्स की बातों का और ओपिनियंस का जो है वो इफेक्ट कंपैरेटिवली ईजी हो सकता है, यानी कि जल्दी से पड़ सकता है। यानी कि वो अपने फ्रेंड्स की एडवाइस या फिर जो थिंकिंग है उसकी वजह से जो अपनी चॉइसेस है या फिर उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा है कि ससेप्टिबल यानी क्या होता है, ठीक है? अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेंजेंशियल। दोस्तों टेंजेंशियल ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ इनडायरेक्टली किसी से संबंधित है, मुख्य विषय से थोड़ी हटकर है, या फिर मतलब कि मेन टॉपिक से जुड़ी हुई तो है लेकिन मेन मुद्दा नहीं है। ये सारे इसके जो है वो मीनिंग्स होते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि टेंजेंशियल यानी होता क्या है। दोस्तों टेंजेंशियल का मतलब होता है कि मेन टॉपिक, आइडिया या फिर इशू से इनडायरेक्टली रिलेटेड होना लेकिन उसका डायरेक्टली सेंट्रल पार्ट ना होना, ठीक है? यानी कि बात जो है वो कंप्लीटली अनरिलेटेड नहीं है लेकिन वो मेन पॉइंट से थोड़ी साइड में चली जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर तुम अपने फ्रेंड से जो है वो स्कूल पिकनिक के अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो और बीच में वो जो है वो स्कूल के कैंटीन के नए मेन्यू की बात शुरू कर देता है, तो कैंटीन का जो मेन्यू है वो पिकनिक से थोड़ा रिलेटेड हो सकता है लेकिन वो मेन डिस्कशन का पार्ट तो नहीं है। पिकनिक से जो है वो कहीं से मतलब कि एक तरीके से पूरी तरीके से तो नहीं जुड़ा है, तो इसलिए वो टॉपिक कैसा हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा। वैसे अगर कोई टीचर जो है वो मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की जो है वो प्रोसेस समझा रहे हैं और बीच में जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट कलर्स के बारे में जो है वो थोड़ी डिस्कशन करने लगते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, ठीक है? लेकिन मेन टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकती। तो ये होता है टेंजेंशियल पॉइंट होना, यानी कि मेन टॉपिक से थोड़ा अलग साइड में चले जाना। ऐसी बात जो रिलेटेड तो हो लेकिन मेन पॉइंट ना हो, डिस्कशन में सेकेंडरी आइडिया इंट्रोड्यूस करना या फिर मेन इशू से जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट लगाना, इन सारे एग्जाम्पल को हम जो है वो टेंजेंशियल कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि टेंजेंशियल का जो मतलब है वो कंप्लीटली अनरिलेटेड होना नहीं होता है। अगर कोई टॉपिक बिल्कुल ही अनरिलेटेड है तो उसे इररिलेवेंट कहेंगे, ना कि हम जो है वो टेंजेंशियल कहेंगे। जैसे कि अगर कोई टॉपिक में जो है वो मतलब कि मेन सब्जेक्ट से थोड़ा रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली जो है वो मेन पॉइंट पर नहीं है, तो उसे हम जो है वो टेंजेंशियल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि तुम जो है वो मैथ्स की होमवर्क की प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हो और अचानक जो है वो क्रिकेट मैच की जो है वो बात शुरू कर देते हो। ये तो कंप्लीटली इररिलेवेंट है, यानी कि कहाँ मैथ्स का डिस्कशन, कहाँ क्रिकेट का डिस्कशन, कोई कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है? इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का इररिलेवेंट होना, यानी कि जो आपस में जुड़ ही नहीं सकती या फिर आपस में जिनका कोई मतलब कि तालमेल ही ना हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक तरीके से तुम जो है वो मैथ्स होमवर्क की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो और बीच में जो है वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्टडी स्केड्यूल की भी बात कर रहे हो, तो स्टडी स्केड्यूल जो है वो टेंजेंशियल हो सकता है क्योंकि वो मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड है लेकिन स्पेसिफिक मैथ प्रॉब्लम का डायरेक्ट तो पार्ट नहीं है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये होता है किसी चीज का टेंजेंशियल होना, क्योंकि मैथ्स भी जो है वो स्टडी का ही पार्ट है, स्केड्यूल बनाना भी स्टडी का ही पार्ट है। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली रिलेटेड हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड जब नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल हम उसे कह सकते हैं। और ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि पेरिफेरल है, इंसिडेंटल है या फिर इनडायरेक्ट है। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला वर्ड हमें दिया जाता है। पेरिफेरल का मतलब होता है कि किसी मेन सब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के आउटर एज पर होना, यानी कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट ना होना। उससे हम क्या कहेंगे, किनारे किनारे जिसे हम कहते हैं ना, किनारे किनारे होना, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी के जो डेकोरेशंस के कलर्स है
वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इनविटेशन कार्ड का जो फॉन्ट है वो एक पेरिफेरल डिटेल था। ठीक है, इस तरीके से ये होता है पेरिफेरल होना, कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप एक तरीके से उसे कंसिडर भी कर सकते हो। इंसिडेंटल का क्या मतलब होता है कि किसी मेन इवेंट या फिर सब्जेक्ट के साथ नेचुरली ऑकर होना, साथ होना, लेकिन मेन पर्पस का पार्ट ना होना। यानी कि इंसिडेंटल जो है वो लगभग हमारा टेंजेंशियल जैसा ही मीनिंग देता है। जैसे कि मान लीजिए कि पार्क में जो है वो पिकनिक मनाते वक्त आप जो है वो बर्ड्स को देख रहे हो, ये इंसिडेंटल पार्ट था। लेकिन पिकनिक का मेन पर्पस फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था, आप जो है वो बर्ड वॉचिंग करने के लिए नहीं आए थे। ये होता है इंसिडेंटल होना। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट नहीं है बल्कि किसी इंटरमीडिएट वे से कनेक्टेड या फिर अचीव्ड है, उसे हम जो है वो इनडायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि भाई उसने जो है वो डायरेक्टली आंसर देने के बजाय थोड़ा एक इनडायरेक्ट हिंट दिया, यानी कि दूसरे तरीके से आंसर यानी कि जवाब दिया, डायरेक्टली नहीं कहा, ये होता है इनडायरेक्ट होना। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डायरेक्ट है, रेलेवेंट है या फिर सेंट्रल है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया जाता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि सीधे पॉइंट पर आना, यानी कि सीधे मुद्दे पर आना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। यानी कि जब आप जो है वो कोई बात घुमा फिरा कर नहीं करते हो, जो है वो बोल देते हो डायरेक्टली, तो वो होता है डायरेक्ट होना। रेलेवेंट का क्या मतलब होता है, रेलेवेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्टेड या फिर यूजफुल होना, उसे हम जो है वो रेलेवेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर तुम एग्जाम के चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, रेलेवेंट है, उससे ही जुड़े हुए हैं, यानी कि उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये होता है किसी चीज़ का रेलेवेंट होना। सेंट्रल का क्या मतलब होता है दोस्तों, सेंट्रल का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट या फिर सिचुएशन का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कोर पार्ट होना, उसे कहा जाता है सेंट्रल। ठीक है, यानी कि मुख्य बिंदु होना, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्टोरी में जो है वो फ्रेंडशिप का इंपॉर्टेंस एक सेंट्रल थीम था, यानी कि उसी के इर्द गिर्द जो है वो पूरी स्टोरी घूम रही थी। ये होता है किसी चीज़ का सेंट्रल होना, यानी कि सेंट्रल पार्ट होना। इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल डिस्कस करने की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस दिया जाता है, हिज कॉमेंट वॉज इंटरेस्टिंग बट टैंजेंशियल टू द मेन डिस्कशन। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि उसका जो कमेंट है वो इंटरेस्टिंग था लेकिन वो मेन डिस्कशन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, यानी कि वो टॉपिक से कंप्लीटली अनरिलेटेड भी नहीं था, यानी कि ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही मतलब कि अलग ही हो रहा है, बस मेन पॉइंट से थोड़ा साइड में चला गया था। तो यहाँ पर जो है वो टेंजेंशियल का मतलब है रिलेटेड बट नॉट सेंट्रल टू द डिस्कशन। इस तरीके से हमने जो है वो टेंजेंशियल का मतलब समझा है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनविटिंग। दोस्तों अनविटिंग ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनजाने में की जाना, यानी कि अनजाने में किया हुआ, बिना जाने या फिर एक तरीके से बिना इरादे के। तो उसके लिए हम जो है वो अनविटिंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अनविटिंग का मतलब होता है कि किसी काम का बिना जाने, बिना इंटेंशन के, बिना रियलाइज के हो जाना, यानी कि पर्सन को पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहा है उसका कोई पर्टिकुलर इफेक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब कोई पर्सन जानबूझकर कुछ कर नहीं रहा होता है लेकिन अननोइंगली उसके एक्शन से कोई रिजल्ट निकल जाता है, उसे कहा जाता है अनविटिंग। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम अपने फ्रेंड को एक फनी फोटो भेजते हो और तुम्हें पता नहीं होता कि उस फोटो में उसके बर्थडे सरप्राइज का क्लू भी दिख रहा है, तो तुम अननोइंगली सरप्राइज रिवील करने के अनविटिंग कॉज बन गए हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर एक बच्चा घर में जो है वो किसी बॉक्स को हटा देता है और उसे पता ही नहीं होता कि उस बॉक्स के पीछे छोटा पपी छुपा हुआ था, तो बच्चा अनविटिंगली पपी को बाहर ले आया। ये होता है अनजाने में कोई काम करना, यानी कि आप जो है वो काम करने नहीं जाते हो लेकिन वो अनजाने में दूसरा काम करते वक्त हो जाता है, तो उसे कहा जाएगा अनविटिंग होना, यानी कि करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अनविटिंग का मतलब सिंपली एक्सीडेंटल नहीं होता है। एक्सीडेंटल का मतलब होता है जो काम एक्सीडेंट या फिर चांस की वजह से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अनविटिंग का मतलब होता है जो काम पर्सन की नॉलेज या फिर अवेयरनेस के बिना हो जाता है, आपको पता नहीं होता, तब हम जो है वो अनविटिंग का यूज करते हैं। यानी कि अनविटिंग में मेन फोकस लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस पर ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे हाथ से जो है वो कोई ग्लास एक्सीडेंटली गिर गया और छूटकर जो है वो नीचे गिरने की वजह से टूट गया। ये तो एक्सीडेंटल है कि तुमसे जो है वो गलती से हुआ, लेकिन तुमने किसी फ्रेंड को एक फोटो फॉरवर्ड की बिना ये जाने कि उसमें जो है वो किसी और का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन विजिबल हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अनविटिंगली शेयर की गई है, यानी कि तुम्हें पता नहीं था कि ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है अनविटिंग और एक्सीडेंटल में डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। एग्जेक्टिव है ये हमारे पास, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि अनइंटेंशनल है, अनअवेयर है या फिर इनएडवर्टेंट है।
अनइंटेंशनल का मतलब होता है जो काम जानबूझकर या फिर प्लान्ड वे में जो है वो नहीं किया गया हो, यानी कि जो आपकी मर्जी के बिना किया जाता है, या फिर मतलब कि अनइंटेंशनल होता है जिसमें आपकी जो है वो कोई मर्जी नहीं होती, उसे कहा जाएगा अनइंटेंशनल। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो फ्रेंड का जो सीक्रेट है वो अनइंटेंशनल वे में रिवील कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि सबको ऑलरेडी पता था, यानी कि उसे जो है वो अनजाने में एक तरीके से ना पता होते हुए रिवील कर दिया। ये होता है अनइंटेंशनल होना। अनअवेयर का मतलब होता है कि किसी फैक्ट, किसी सिचुएशन या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में पता ही ना होना, उसे हम अनअवेयर कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आरव वॉज अनअवेयर दैट हिज फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर हिम, यानी कि आरव को जो है वो पता ही नहीं था कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ये होता है अनअवेयर होना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना। इनएडवर्टेंट क्या होता है कि बिना इंटेंशन के, एक्सीडेंटली या फिर विदाउट केयरफुल अटेंशन के कुछ हो जाना, उसे हम कहते हैं इनएडवर्टेंट। जैसे कि इनएडवर्टेंट जो है वो मतलब कि किसी अनइंटेंटेड एक्शन या फिर रिजल्ट को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसकी इनएडवर्टेंट मिस्टेक की वजह से गेम का जो स्कोर है वो गलत अपडेट हो गया, यानी कि विदाउट केयरफुल अटेंशन से कुछ हो जाना। इस तरीके से यहाँ पर इस सेंस में हमने जो है वो इनएडवर्टेंट का एग्जाम्पल समझा है। ठीक है, हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि विटिंग है, इंटेंशनल है या फिर डेलिबरेट है। विटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना और जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व होना, यानी कि जो आपको पता है सारी चीज़ें, सारी बातें, और फिर आप उसे कर रहे हो, उसे हम विटिंग कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने जो है वो एक विटिंग डिसीजन लिया क्योंकि उसे सिचुएशन के बारे में डिटेल्स पता थी, यानी कि फुल्ली अवेयरनेस के साथ जो है वो उसने डिसीजन लिया। ये होता है किसी चीज़ का विटिंग होना। इसके बाद आता है इंटेंशनल। दोस्तों, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर किया गया, यानी कि इसमें अनजाने वाला सेंस नहीं होता। इंटेंशनल में जो है वो आपका कोई इरादा होता है, उस इरादे के तहत आप अगर कुछ करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंशनल हो जाएगा, जानबूझकर करना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने अपनी सिस्टर को सरप्राइज देने के लिए रूम डेकोरेट करना इंटेंशनल प्लान किया, जानबूझकर, अनजाने में तो हो नहीं जाएगा रूम डेकोरेट। ये होता है इंटेंशनल होना। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि केयरफुली, सोच समझ कर और पर्पसली किया गया, पर्पसफुली किया गया। ठीक है, इस तरीके से डेलिब्रेट में भी जो है वो जानबूझकर इस चीज़ का सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उसकी जो है वो फेवरेट बुक डेलिब्रेटली चूज़ की। अब ऐसा नहीं हुआ कि भाई उसने जो है वो कोई भी बुक उठाकर ले आया वो रैंडमली, और वो उसकी जो है वो मतलब कि अनजाने में, यानी कि एक तरीके से अनविटिंगली जो है वो क्या हो गई, उसकी फेवरेट बुक बन गई। नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर, उसको पता था कि उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, वही चूज़ की। ये होता है डेलिब्रेट होना। आई होप आपको सारे जो सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही बिकेम एन अनविटिंग पार्ट ऑफ देयर सीक्रेट प्लान। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो जो पर्सन है वो बिना जाने और बिना रियलाइज किए उनके सीक्रेट प्लान का पार्ट बन गया, हिस्सा बन गया। उसे पता भी नहीं था, यानी कि उसे पता ही नहीं था कि वो जो काम कर रहा है वो एक्चुअली एक सीक्रेट प्लान का हिस्सा था। तो यहाँ पर अनविटिंग का मतलब है विदाउट नोइंग और बीइंग अवेयर ऑफ इट, इस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेकेंट। दोस्तों, रेकेंट ये हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब होता है कि अपनी कही गई बात को जो है वो वापस लेना, बयान से मुकरना, या फिर अपने जो पुराने विचार है या फिर जो भी आपने दावे किए हैं उनको सार्वजनिक रूप से जो है वो वापस लेना, उसे कहा जाता है रेकेंट करना। यानी कि रेकेंट का मतलब होता है कि अपनी जो है वो पहले कही गई बातों को, अपनी धारणाओं को, अपने ओपिनियन को, स्टेटमेंट को, क्लेम को ऑफिशियली जो है वो वापस ले लेना, ओपनली वापस ले लेना। ठीक है, स्पेशली जब पर्सन एक्सेप्ट करता है कि पहले की गई जो बात थी वो उससे गलती से हो गई या फिर वो गलत बातें थी, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है वो सिंपल चेंज ऑफ माइंड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें पर्सन यूजुअली पब्लिकली या फिर जो क्लियरली है वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट को विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो क्लास में कॉन्फिडेंटली बोला कि होमवर्क उसने कंप्लीट किया है, लेकिन बाद में टीचर के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत था और वो अपनी पहली वाली बात जो है वो वापस लेता है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, तो वो अपने स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिकेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे अगर कोई पर्सन है जो कि सोशल मीडिया पर किसी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो झूठे क्लेम करता है और बाद में एविडेंस देखने के बाद ओपनली कहता है कि भाई मेरा जो प्रीवियस क्लेम था वो गलत था और मैं इसे विड्रॉ करता हूँ, इसे वापस लेता हूँ, इस तरीके से, तो वो अपना क्लेम क्या कर रहा है, रिकेंट कर रहा है। ये होता है किसी चीज़ को रिकेंट करना। ठीक है, यानी कि अपना प्रीवियस स्टेटमेंट वापस लेना, अपने दावे को ऑफिशियली विड्रॉ करना, आपने जो पहले कोई कही गई बात है आपसे उससे गलत मानकर वापस ले लेना। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये रिकेंट होने के ही एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रिकेंट का जो मतलब है वो सिर्फ ओपिनियन चेंज करना नहीं होता है। दोस्तों, चेंज ऑफ माइंड की वजह से आप रिकेंट नहीं करते हो।
चेंज ऑफ माइंड का क्या मतलब होता है कि भाई अपनी थिंकिंग या फिर ओपिनियन बदल देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पुरानी बातें कही थी वो आपके लिए गलत हो जाएगी, आप उन्हें भी रहने देते हो, लेकिन आगे चलकर आपका अगर चेंज ऑफ माइंड होता है तो आगे से आप सुधार करोगे। ये होता है चेंज ऑफ माइंड या फिर चेंज ऑफ माइंड होना। लेकिन रिकैंट का मतलब होता है कि पहले से जो पब्लिकली या फिर जो बातें जो क्लियर की थी आपने, उनको जो है वो वापस लेना या फिर उनको गलत मानते हुए जो है वो अपनी तरफ वापस खींच लेना, ये होता है रिकैंट करना। यानी कि रिकैंट में प्रीवियस स्टेटमेंट को विड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आगे से मैं सही करूंगा, नहीं, रिकैंट में जो है वो पिछले जो बातें आपने कही थी उनको वापस लेने का सेंस होता है। और चेंज और माइंड ऐसा होता है कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे से आएगा उसे मैं सही करूंगा। ये डिफरेंस आपको जो है वो समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि तुम जो है वो पहले सोचते थे कि ब्लू कलर जो है वो तुम्हारा फेवरेट है, फिर कुछ टाइम बाद जो है वो तुम्हें येलो ज़्यादा पसंद आने लगा, तो ये जो है वो तुम्हारा चेंज ऑफ माइंड है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई मैं जो है वो मेरी पुरानी वाली बातें जो है वो वापस लेता हूँ, मुझे जो है वो ब्लू कलर जो है वो शुरू से वापस यानी कि वहाँ से जो है वो मुझे येलो कलर मेरा फेवरेट करना है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो चेंज ऑफ माइंड हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अगर जब हम रिकैंट की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि तुमने जो है वो सबके सामने कहा था कि तुमने जो है वो होमवर्क सबमिट कर दिया है, लेकिन बाद में ओपनली एक्सेप्ट करके अपना स्टेटमेंट जो है वो तुमने वापस ले लिया कि भाई मैंने होमवर्क जो है वो सबमिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आप गलत हो। ये होता है किसी चीज़ को रिकैंट करना। डिफरेंस आपको समझना है कि चेंज ऑफ माइंड में क्या डिफरेंस है और रिकैंट करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास ये वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि विड्रॉ है, रिट्रैक्ट है या फिर रिनाउंस है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है विड्रॉ। दोस्तों विड्रॉ का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट, किसी क्लेम, ऑफर या फिर सपोर्ट को जो है वो फॉर्मली वापस ले लेना, अपनी तरफ खींच लेना, उसे कहा जाता है विड्रॉ करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा था, स्टूडेंट था, उसने अपनी कंप्लेंट के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपना जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, इस तरीके से। रिट्रैक्ट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियली वापस ले लेना, ठीक है। किसी बेसिकली अपनी कही गई बात को, स्टेटमेंट को क्लेम ले लेना, उसे हम रिट्रैक्ट करना कहते हैं। रिनाउंस का क्या मतलब होता है कि किसी बिलीफ, किसी क्लेम, हैबिट, राइट या फिर पोजीशन को फॉर्मली रिजेक्ट या फिर गिव अप कर देना, उसे हम कहेंगे रिनाउंस करना, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि काफ़ी सोचने के बाद किसी ने जो है वो अपनी पुरानी हैबिट को रिनाउंस करने और हेल्दियर रूटीन फॉलो करने का डिसीजन लिया। यानी कि पुरानी हैबिट को रिनाउंस करना यानी कि पुरानी हैबिट को रिजेक्ट करना या फिर उस पर गिव अप कर देना, इस तरीके से उसने डिसाइड किया। ये होता है रिनाउंस करना, ठीक है। हमारे सारे जो सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अफर्म है, मेंटेन है या फिर अपहोल्ड करना है। अफर्म का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट, बिलीफ या फिर फैक्ट को कॉन्फिडेंटली कंफर्म करना, सपोर्ट करना, उसे कहा जाता है अफर्म करना। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो क्वेश्चन दोबारा पूछा और स्टूडेंट ने जो है वो कॉन्फिडेंटली अफर्म किया कि उन्हें जो है वो असाइनमेंट जो है वो खुद कंप्लीट किया था, इस तरीके से ये होता है अफर्म करना, ठीक है। किसी स्टेटमेंट को यानी कि एकदम से स्ट्रांगली कंफर्म करने का सेंस इसमें से आता है। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है, उसे हम जो है वो मतलब कि मेंटेन करना कहते हैं। अपहोल्ड का क्या मतलब होता है कि किसी बिलीफ, डिसीजन, रूल या फिर प्रिंसिपल को सपोर्ट और मेंटेन करना, उसे अपहोल्ड करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पेरेंट्स ने डिस्कशन के बाद अपना ओरिजिनल डिसीजन जो है वो अपहोल्ड किया, उस पर वो कायम रहे, इस तरीके से ये होता है अपहोल्ड करना। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, He later recanted his earlier statement। इस सेंटेंस का मतलब है कि बाद में जो है वो उसने अपनी पहले कही गई बात को वापस ले लिया। यहाँ पर रिकेंटेड का मतलब सिर्फ उसका ओपिनियन चेंज होने से नहीं है, उसने जो है वो क्लियरली अपने जो अर्लियर स्टेटमेंट है उनको विड्रॉ किया है, एक्सेप्ट किया है कि जो भी उसने पहले कहा था वो गलत था, या फिर अब जो है वो स्टेटमेंट अब उसकी पोजीशन, प्रीवियस स्टेटमेंट अब उसकी पोजीशन नहीं थी। तो इस तरीके से हमने समझा है कि रिकेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा लास्ट वर्ड डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लास्ट वर्ड बचता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इम्पेनिटेंस। दोस्तों ये नाउन है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि पछतावे का अभाव होना, अपने गलत काम करने पर जो है वो पछतावा ना होना, गलती के लिए जो है वो शर्म या फिर रिमोर्स महसूस ना करना। हमारा आज का सबसे पहला वर्ड था कॉन्ट्रीशन, जिसमें हमने पढ़ा था पछतावा होना, लेकिन इम्पेनिटेंस में हम पढ़ रहे हैं कि पछतावा ना होना, दोनों अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है, पढ़ेंगे इसे हम। दोस्तों इम्पेनिटेंस का मतलब होता है कि अपने गलत काम, अपनी मिस्टेक या फिर अपनी जो रॉन्ग डूइंग है उसके बाद भी किसी भी
भी तरीके का पछतावा या फिर रिपेंटेंस फील ना करना, यानी कि पर्सन को अपनी गलती को, यानी कि गलती का पता तो हो सकता है लेकिन उसे अपने एक्शन पर जेन्युइनली पछतावा नहीं होता और वो अपने बिहेवियर का रॉन्ग मानना मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसका बिहेवियर रॉन्ग था, या फिर किसी चीज़ के लिए वो सॉरी भी फील नहीं करता है। ठीक है, यानी कि जो वर्ड है वो कॉन्ट्रिशन के ऑलमोस्ट अपोजिट है। कॉन्ट्रिशन में पर्सन को अपनी गलती पर डीप रिग्रेट होता था, जबकि इम्पेनिटेंस में पछतावा होता है। ठीक है, पछतावा नहीं होता है, सॉरी। इस तरीके से जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा है जो कि अपनी सिबलिंग की फेवरेट टॉय जो है वो जानबूझकर तोड़ देता है और बाद में भी कहता है कि भाई मुझे ये तो मतलब कि जो भी किया मैंने वो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, और उसे जो है वो क्या हो गया, उससे सिबलिंग को हर्ट हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, तो वो कैसा है, इम्पेनिटेंस है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, इम्पेनिटेंस हो सकता है। इस तरीके से यूज़ होता है इम्पेनिटेंस का। वैसे अगर कोई पर्सन जो है वो बार बार अपने फ्रेंड से जो है वो रूड बिहेव करता है, फ्रेंड के हर्ट होने के बाद भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करता, सॉरी फील नहीं करता, पछतावा नहीं होता, तो उसका एटीट्यूड कैसा है, इम्पेनिटेंस हम उसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये नाउन है। अब सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिमोर्सलेसनेस है, अनरिपेंटेंस है, या फिर कलॉसनेस है। रिमोर्सलेसनेस का क्या मतलब होता है कि किसी गलत एक्शन के लिए बिल्कुल भी जो है वो पछतावा या फिर गिल्ट फील ना करना, उसे हम रिमोर्सलेसनेस कह सकते हैं। अनरिपेंटेंस का मतलब होता है कि भाई अपने गलत एक्शन के लिए रिपेंट या फिर रिग्रेट ना करना, किसी भी तरीके का पछतावा ना होना, उसे हम अनरिपेंटेंस कह सकते हैं। कलॉसनेस का मतलब होता है कठोरता, कि भाई दूसरों की फीलिंग्स या फिर जो दूसरों के दर्द है, प्रॉब्लम्स है, उनके प्रति इनसेंसिटिव होना, अनकेयरिंग एटीट्यूड रखना, यानी कि जिससे आपको, जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, ये होता है कलॉसनेस। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाओगे। एंटोनिम्स अब हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो आज सबसे पहला हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्ट्रिशन, वो हमारे अब इम्पेनिटेंस के अपोजिट वर्ड में आ चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है कि भाई आपको जब पछतावा हो रहा है तो उसे हम कॉन्ट्रिशन कहेंगे। रिमोर्स का भी यही मतलब होता है कि किसी अपनी गलती के लिए या फिर अपने गलत काम के लिए स्ट्रांगली गिल्ट फील करना, डीप रिग्रेट फील करना, उसे हम जो है वो रिमोर्स करना कहेंगे। रेपेंटेंस का क्या मतलब होता है, रेपेंटेंस का मतलब होता है कि अपनी गलती पर सिंसियरली पछताना और अपना बिहेवियर चेंज करने की विलिंगनेस रखना। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो आपको पछतावा होने के साथ साथ आप अपने आप में सुधार भी करने की मतलब कि एक इच्छा रखते हो, जैसे कि हमने कॉन्ट्रिशन के सिनोनिम में पढ़ा था। ठीक है, डीप में पढ़ा था वहां पर, तो ये होता है रेपेंटेंस करना। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, हिज इम्पेनिटेंस सरप्राइज्ड एवरीवन आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि इंसिडेंट के बाद भी उसने कोई जेन्युइन रिग्रेट या फिर पछतावा नहीं दिखाया और इसी वजह से सब लोग जो है वो सरप्राइज हुए। यहाँ पर इम्पेनिटेंस का मतलब है कि अपने गलत काम के लिए भी मतलब कि रेपेंटेंस या फिर किसी भी तरीके का रिग्रेट या फिर पछतावा फील ना करना। इस तरीके से हमने समझा है कि इम्पेनिटेंस यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वर्ड है वो अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो भी यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपने सारी चीज़ें अच्छे से सीखी होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।